हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अनुपम तिवारी और आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की 5वीं सीरीज है ये, और इस सीरीज में हम जानेंगे पिछले वर्षों में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को और साथ साथ में रिवीजन करेंगे उनसे रिलेटेड टॉपिक्स के भी। तो आओ जानते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके पॉसिबल आंसर्स क्या थे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंजीसाइड यूज्ड टू प्रिवेंट रोज प्लांट फ्रॉम डाईबैक डिजीज। डाईबैक डिजीज को रोकने के लिए जो है कौन से फंजीसाइड का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही बता दी कि जो डाईबैक डिजीज होती है वो फंगस से होती है, क्योंकि इसके लिए यूज क्या हो रहा है, फंजीसाइड होता है। ऐसी बैक्टीरिया के लिए यूज क्या होता है, एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं, तो आप इनको जानते होंगे। इसी तरीके से वायरस के लिए जो है वायरस के वेक्टर को रोका जाता है, क्योंकि जो वेक्टर्स होते हैं, वाहक होते हैं, वो वायरस को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ले जाते हैं। कभी कभी हवा भी इसमें क्या करती है, मदद करती है। तो जो वायरल डिजीज है उनके वेक्टर्स आप जरूर याद रखें अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी बैंक के एग्जाम की, यूपीएससी के एग्जाम की, पीसीएस के एग्जाम की, या आपने जेआरएफ एसआरएफ के एग्जाम की, हॉर्टिकल्चर या एग्रोनॉमी के हो तो आपको वेक्टर पता होना चाहिए। साथ साथ अगर एंटोमोलॉजी के हैं, पैथोलॉजी के हैं, तब भी वेक्टर्स वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, गुलाब के पौधे को डाईबैक रोग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी फफूंदीनाशक का उपयोग किया जाता है। तो पहला है कैप्टान, दूसरा है सल्फेक्स, तीसरा है रोज पेंट और चौथा है बवेस्टिन। तो ये डाईबैक का आप देख रहे हैं कि ऊपर की ओर से ये प्लांट की शाखा जो प्रूनिंग के बाद जो है सूखने लगती है फंगल इन्फेक्शन के बाद, और धीरे धीरे पूरा आपका रोज भी क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो इसीलिए इसकी जो है क्या होना है, प्रूनिंग कर देते हैं, और प्रूनिंग करने के बाद इसके ऊपर रोज पेंट लगा देते हैं। अब ये रोज पेंट जो है कैप्टान और बविस्टिन के साथ मिक्स भी इनमें कर देते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि आजकल जो है कॉन्टेक्ट और जो है सिस्टमेटिक फंजीसाइड को एक में मिक्स करके किसानों को दिया जा रहा है, क्योंकि किसानों को अगर कोई रोग लगे, चाहे सिस्टमेटिक वाला फंगस हो या कॉन्टेक्ट वाला, दोनों सही हो जाए, किसान संतुष्ट रहते हैं। इससे लेकिन पर्यावरण को काफी नुकसान होता है, तो इसलिए रोज पेंट इसमें सही है। हालांकि अगर डीप में जाएंगे तो ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से रोज पेंट को क्या किया जा रहा है, सही माना जा रहा है। अब हम जान लेते हैं इसके बारे में, डाईबैक के बारे में। तो डाईबैक का जो काजल ऑर्गेनिज्म है फंगी है। फंगी में कौन से हैं, कोलेटोट्राइकम गलियोस्प्राइड्स है और ब्रोटियोडिप्लोडिया थियोब्रोमी है। दो जो है फंगस इसके क्या हैं, काजल ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या है, कवक है। हिंदी वाले हिंदी में देख रखते हैं। अगर आपके अनप्रोटेक्टेड वाउंड्स हो गए, जो भी फंगस हैं कहीं ना कहीं जो है वाउंड से ही प्लांट के अंदर क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। जैसे कि गुआवा बेल्ट में भी निमेटोड जो है फंगस को एंट्री करवाने में क्या करता है, मदद करता है। और फिर वही फंगस जाके जाइलम वेसल्स को चेक कर देते हैं, जिससे ड्राइंग हो जाती है। आपको पता है, जहाँ से जल जाइलम वेसल जेल्स को ले जाती हैं, फा से फ्लोएम यानी फूड को ले जाती हैं। तो फ्लोएम जो है फूड को और जाइलम जल को ले जाती हैं, तो आप वहां भी देखते होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी अगर अनप्रोटेक्टेड जो है वाउंड्स हैं, वहां आपको देखा था कहाँ का वाउंड से होंगे, प्रूनिंग कट्स या कट एंड ऑफ फ्लावर स्पाइक। जब आप फ्लावर की स्पाइक काटते हो, फ्लावर की स्पाइक कब को काटते हो, रोज की पीटल अनफोल्डिंग स्टेज पे। अगर पूछा जाए रोज की काटने की जो है या कौन सी हार्वेस्टिंग की स्टेज है, तो टाइट बट स्टेज या पीटल अनफोल्डिंग स्टेज पे जो है हम रोज को क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। रोज हमने लास्ट के लिए बचा लिया है, क्योंकि रोज काफी लंबा है और काफी दिनों तक चलेगा। ठीक है, अब रोज का रूट स्टॉक भी नॉर्दर्न इंडियन कंडीशन के लिए पूछा जाता है, तो कौन सा, रोजा इंडिका वैरायटी ओडोराटा। पहले रोजा बर्बेनियाना होता था, लेकिन अब वो यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ दिक्कतें हैं। वो दिक्कतें आपको रोज पढ़ने के बाद पता चलेंगी। तो इसमें अगर देखा जाए सिम्टम क्या है, स्टेम टिप डाइज। सबसे पहले जो है स्टेम टिप इसकी क्या हो जाएगी, तने का सिरा सूखता है, फिर ये काला पड़ जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे नीचे की ओर डाउनवर्ड मरता हुआ आपको दिखाई देता है। अब इसका देखो क्या हम नियंत्रण कर सकते हैं, जो रोज पेंट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। रोज पेंट में क्या है, कार्बेंडाजिम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो आपको पीछे दिखाए गए थे। ठीक है, इसीलिए रोज पेंट, क्योंकि इसके लिए यूज होने वाला सबसे ज्यादा फंजीसाइड है, इसलिए रोज पेंट को इसमें सही मान लिया गया है। बाकी पैथोलॉजी से जो बच्चे हो उस पर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है फिर से जो है गुलाब से ही संबंधित है, और पूछा जा रहा है इस सब क्वेश्चन में कि इन रोजेज विटामिन सी इज फाउंड इन। कहाँ पे रोज में जो है विटामिन सी पाई जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए हाईएस्ट विटामिन सी
या रिचनेस, कौन सा पार्ट जो है रिच है विटामिन सी में, ये पूछा जाता तो ज्यादा अच्छा और ज्यादा सुटेबल आंसर निकलता। लेकिन रोज का जो क्या होता है, रोज हिप्स, तो रोज हिप्स क्या है, फ्रूट है, रोज के फ्रूट को यहाँ पे देख रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं, रोज हिप बोलते हैं। और कई बार नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, और फ्लोरिकल्चर से संबंधित या जेआरएफ से संबंधित अगर आप एग्जाम दे रहे हो वहां भी आपसे ये पूछा जाता है। तो रोज हिप में जो है विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, आपने एक नाम भी सुना होगा, न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन के साथ जो है फार्मास्यूटिकल हो, न्यूट्रिशन भी हो और फार्मास्यूटिकल यानी रोग को जो है सही करने वाली प्रॉपर्टी भी हो, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, तो रोज हिप उसी कैटेगरी में आता है। अब रोज हिप जो है, अब पूछते हैं रोज के फ्रूट को क्या कहते हैं, पॉड कहते हैं, पीटल कहते हैं, स्टाक कहते हैं। तो स्टाक, पीटल और पॉड्स की अपेक्षा जो रोज हिप में है विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो विटामिन सी का अगर फ्रूट में रिचेस्ट फ्रूट देखा जाए तो कौन सा है, बारबडोज चेरी है, बारबडोज चेरी। पूछ सकता है आपसे, हो सकता है पूछ ले, क्योंकि जर्नल हॉर्टिकल्चर भी है। इसके बाद सी बकथॉर्न का नंबर आता है। सी बकथॉर्न के बाद आपने पढ़ा होगा आंवला, आंवला का भी नंबर आता है। तो ये सारे जो है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है। अगर पूछा जाए कौन से टेबल फ्रूट में विटामिन सी सबसे ज्यादा होती है तो गुआवा है। क्या है, गुआवा। टेबल फ्रूट यानी टेबल पे रख के जैसे खा सकें। तो 300 मिलीग्राम जो है पर 100 ग्राम जो है गुआवा में विटामिन सी पाई जाती है। डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी है। साथ ही कुछ लोग कहेंगे कि सर सिट्रस, तो सिट्रस में गुआवा से बहुत कम जो है विटामिन सी पाई जाती है, 40 से 50 mg ही विटामिन सी इसमें पाई जाती है। डिपेंड करता है वैरायटी टू वैरायटी, स्पीसीज टू स्पीसीज जो है इस पे डिपेंड करता है। तो टेबल फ्रूट की अगर बात करें तो गुआवा, और वैसे अगर बात करें तो कहा आता है बारबडोज चेरी। सी बकथॉर्न में भी जो है बारबडोज चेरी के लगभग जो है विटामिन सी पाई गई। सेकंड नंबर पे सी बकथॉर्न और तीसरे पे आंवला है। आंवला को इंडियन गूजबेरी के नाम से भी हम जानते हैं और ये त्रिफला का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। त्रिफला में और कौन कौन सी चीजें हैं आपको याद है, भूल गए? इसमें त्रिफला में 3 चीजें हैं, आंवला, हरण और बहरा। ठीक है, तो टर्मेलेरिया छेबुला एंड टर्मेलेरिया बेलारिका भी जो है आंवले के साथ, दोनों को बराबर अनुपात में एक एक फ्रूट सभी का लेकर जो है त्रिफला बनाया जाता है। ठीक है, और जो कॉन्स्टिपेशंस है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में क्या करता है, आराम देता है। मेडिसिनल प्लांट्स आप में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको बता रहे हैं छात्रों। अब इसके बाद रोज हिप्स के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। तो रोज हिप्स देखो कितना जो है इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? सबसे पहले इसमें तो विटामिन सी पाई जाती है बहुत ही ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में। अब किस स्पेसीज में रोज के हिप में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाई जाती है, जब हम रोज पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा क्लू है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स। ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो रिएक्टिव ऑक्सीजेंस जो होती हैं उनको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजेंस जो है हमारी सेल में जो है स्ट्रेस पैदा कर देते हैं, और स्ट्रेस पैदा करने के कारण जो है सेल की डेथ हो जाती है और हम जल्दी एजिंग की ओर जाने लगते हैं। जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजेंस को खत्म कर देते हैं और हमारी सेल जवान बनी रहती हैं। तो ज्यादातर लोग जो देखा होगा जो एंटीऑक्सीडेंट्स काफी ज्यादा मात्रा में लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन सी और विटामिन ई जो है ये भी एंटीऑक्सीडेंट हैं। विटामिन ए, सी और ई ये काफी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट हैं। इसके अलावा विटामिन से भी जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते होंगे, बी और सी जो है वाटर सॉल्युबल है और ए, डी, ई के जो है क्या है, फैट सॉल्युबल है। किसकी कमी से कौन सा रोग होता है और क्या जो है इनके नाम है, आप जरूर याद रखें, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये मिल जाते हैं। तो यहाँ भी जो है एंटीऑक्सीडेंट्स कैरोटीनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स हैं। फैटी एसिड में अगर देखोगे तो लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड पाए जाते हैं, ये भी हार्ट के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिन की बात करें तो ए, ई, बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है इसके पॉड में। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है? जो ज्वाइंट हेल्थ सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, इम्यूनिटी बूस्ट होगी ही, स्किन का हाइड्रेशन बना रहता है, एंटी एजिंग होता है। टी में भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी आपके पाई जाती है, इसीलिए ज्यादा टी पीने वाले लोग जो है ज्यादा दिनों तक क्या रहते हैं, जवान रहते हैं। लेकिन टी के कंपोजिशन में जो हम चीजें डालते हैं क्या वो सही है? जो तापमान करते हैं वो सारी चीजों पे निर्भर करा जाता है। इसीलिए लोग ग्रीन टी आजकल जो है ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ब्लैक टी पीते हुए आपने देखा होगा।
तो टी किस किस मेथड से तैयार होती है, सीटीसी चाय क्या है, आप सुनते होंगे हंटर सीटीसी चाय, हम किसी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको बताने के लिए, बचपन को याद दिलाने के लिए। तो सीटीसी का मतलब क्या होता है आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कॉमन फॉर्म्स कौन से हैं इसके, टी बना सकते हैं, इससे जैम बना सकते हैं, सिरप बना सकते हैं, पाउडर सप्लीमेंट्स बना सकते हैं, कैप्सूल और रोज हिप सीड ऑयल भी निकाल सकते हैं, ये सप्लीमेंट्स इसके हो सकते हैं। रोज से एक और चीज बनती है जिसका नाम है गुलकंद, इसका नाम है गुलकंद। गुलकंद किससे बनता है, फ्लावर से, रोज के एडवर्ड रोजेस होते हैं और शुगर से। कौन से रोज होते हैं, एडवर्ड रोज, आपको रोज के समय हम बताएंगे। इनका अनुपात हमेशा 1:1 होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक भाग जो है फ्लावर लिए जाते हैं और एक जो है शुगर, लेयर बिछाई जाती है और एक लेयर चीनी की, एक लेयर फ्लावर की, ऐसे बनाया जाता है। कुछ दिन के बाद गुलकंद जो है बन के तैयार हो जाता है। और गुलकंद जो है पान में यूज किया जाता है, साथ साथ जो है व्यक्ति को भी खिलाया जाता है, जिससे कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। तो आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीख गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग बताइए ये सीरीज जो है हम वीक में एक बार लेके आया करें या ना लेके आया करें, आप ये सारी चीज हमें बताते रहिए, क्योंकि अकेला मैं हूँ, वॉलंटियर्स है नहीं, तो इसलिए धीरे धीरे कछुए की चाल में चलता जाऊंगा और आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचा दूंगा, ठीक है। अब आगे अगर देखें यहाँ पे, तो आईवीए ट्रीटमेंट जो है रूटिंग परसेंटेज को इंक्रीज कर देता है। इसमें थीमा एक वैरायटी का नाम है और इसकी हार्डवुड कटिंग लगाई जाती है, ठीक है। तो कितने % आईवीए की सांद्रता चाहिए, जो रिसर्च हुए उसमें पाया गया कि 2000 ppm जो है हार्डवुड के लिए क्या है, सफिशियंट है। हालांकि एग्जामिनर ने भी बहुत चालाकी के साथ जो है, जो सेमी हार्डवुड का क्या होता है वैल्यू होती है, अगर सेमी हार्डवुड देखोगे तो 1000 से 2000 ppm होती है, तो इसने सबसे नीचे वाली वैल्यू जो है 1000 ppm रखी और पूछ लिया हार्डवुड जो कटिंग होती है उसके लिए आईवीए का कंसंट्रेशन कितना है, 2000 ppm से ऊपर होता है। ये हट गया, ये 2000 से ऊपर होगा, 2000 से 4000 तक। कुछ ऐसी हैं जो डिफिकल्ट है, उसमें 5000 से 20000 ppm भी होता है। तो इसमें डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो, प्रोलॉन्ग्ड मेथड यूज कर रहे हो या क्विक डिप मेथड यूज कर रहे हो, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन में। लेकिन जब हार्डवुड कटिंग पूछा जा रहा है, एक रिसर्च पेपर भी हुआ है जिसको अर्चना वर्मा ने किया है, कहाँ पे किया है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में। तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कजरी का फुल फॉर्म आप बताओ। ये कहाँ पे कजरी है, जोधपुर में, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है जोधपुर में है। आप यूपीपीसीएस का अगर एग्जाम देते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चर वाले एग्जाम में पूछा जाता है। तो उन्होंने पाया कि 2000 ppm पे जो है सबसे ज्यादा जो है सर्वाइवल हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये अच्छा है, ठीक है। अब जो ये हार्मोन्स होता है आईवीए, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। इसके अलावा एक हार्मोन्स, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कटिंग, रूटिंग ऑफ कटिंग के लिए यूज किया जाने वाला हार्मोन्स है। हालांकि इससे भी अच्छी जो है रूटिंग आईएए में होती है, लेकिन आईएए जो है एक नेचुरली अकरिंग ऑक्जीन्स है। अगर आपसे पूछा जाए नेचुरली अगर शब्द निकाला जाए तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है उसमें सही होगा, ठीक है। तो ये सिंथेसिस करने में, इसे संश्लेषित करने में काफी जो है ज्यादा खर्चा आता, टाइम लगता है, इसलिए जो है आईवीए सबसे ज्यादा यूज करता है। इसके अलावा जो है NaO को भी आप रूटिंग के लिए यूज कर सकते हो, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। 2,4-D को भी कुछ लोगों ने किया है और इससे भी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आखिर इसमें रूटिंग आती क्यों है, तो रूटिंग आती है इसका कारण है ऑक्जिन। ये सभी क्या है, ऑक्जिन्स हैं, और ऑक्जिन्स जो है रूट प्रोमोटर्स होते हैं, रूट प्रोमोटर होते हैं। तो रूट प्रोमोटर्स कौन से होते हैं, ऑक्जिन्स होते हैं। ऑक्जिन्स और क्या करते हैं, एपिकल डोमिनेंस नेचर के होते हैं। तो ऑक्जिन का जो सिंथेसिस होता है वो बेसी नीचे की ओर होता है, ठीक है, और बनते कहाँ है, सूट टिप पे। ऑक्जिन पाया कहाँ जाता है, सूट टिप पे। मेरिस्टेम सूट टिप कल्चर करते हैं, वहां पे ऑक्जिन पाया जाता है। तो फोटोट्रॉपिज्म के बारे में भी मैंने बताया था, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड द सनलाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म, प्रकाशानुवर्तन जिसको हिंदी में बोलते हैं। यानी कि पौधे के किसी भाग का प्रकाश की ओर क्या हो जाना, मुड़ जाना जो है वो प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, वो भी ऑक्जिन के कारण ही होता है। तो ऑक्जिन जो है एपिकल डोमिनेंस के लिए हो या फिर प्लांट प्रोपेगेशन में, अगर हम माइक्रो प्रोपेगेशन कर रहे हैं तो ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए भी ऑक्जिन्स का यूज होता है। तो अगर हाई ऑक्जिन है, आपको कई बार बता चुके हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कब कौन पूछ ले कुछ पता नहीं, और लो साइटोकाइनिन है,
तो ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या बनेगा, रूट्स बनेंगी। क्या बनेगी, रूट्स बनेंगी। जैसे इसका उल्टा अगर कर दो, हाई साइटोकाइनिन कर दो और लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कर दो, किसमें करना है आपको, मीडिया में करना है। जो आपने टिश्यू कल्चर की मीडिया ली है तो वहां पे सूट्स बनेंगे, और दोनों अगर बराबर हैं साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन तो कैलस बनता है। कैलस क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। सोमैटिक जो सेल्स होती हैं उनका अनडिफरेंशिएटेड मास जो है कैलस कहलाता है। इसके अलावा टोटीपोटेंसी भी कभी कभी पूछ लेता है। तो टोटीपोटेंसी क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ ए सोमैटिक सेल टू जनरेट होल ऑर्गेनिज्म। तो पूरे ऑर्गेनिज्म को जनरेट करने के लिए जो सोमैटिक सेल की क्षमता होती है उसी को हम टोटीपोटेंसी के नाम से जानते हैं, और इसी टोटीपोटेंसी से जो है टिश्यू कल्चर संभव हो चुका है। तो ह्यूमन क्लोनिंग हो चाहे प्लांट की क्लोनिंग है, सारी चीजें जो हैं संभव हैं। ह्यूमन क्लोनिंग पे जो है बैन लगा दिया गया है क्योंकि ये इथिकल नहीं है। कई जिसके पीछे तर्क दिए गए, लेकिन जो है मानव है, इसलिए उसकी क्लोनिंग पे रोक लगा दी गई है। आजकल जो है बहुत सारे जो है जानवरों में भी जो है क्लोनिंग की जा रही है और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में आपने जान लिया और आप याद भी रखें। तो ऐसे जो प्रश्न हैं, कितने ppm है, ये वाले प्रश्न जो है आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए और एग्जामिनर साहब इससे आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पिंचिंग इज रिक्वायर्ड इन। पिंचिंग किसमें की जाती है, तो पिंचिंग जो है जनरली किसके लिए की जाती है, जो लूज फ्लावर्स होते हैं। पिंचिंग इज टेक्निक ऑफ प्रूनिंग। पिंचिंग किसकी टेक्निक है, प्रूनिंग की टेक्निक है। क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ टर्मिनल बर्ड्स। जो एपिकल बर्ड है इसको क्या कर दिया गया, इस फिगर में देखो रिमूव कर दिया गया, रिमूव किया जा रहा है, और ये एपिकल बर्ड्स हैं। तो जब हम एपिकल बर्ड को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो ये एपिकल बर्ड था, ये प्लांट में कुछ पत्तियां थी और ये एपिकली बढ़ता जा रहा है, यहाँ ऑक्सीजन है, और इसको हम क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। तो लेटरल्स जो ब्रांचेस हैं वो निकलने लगती हैं। जैसे ही जो डोमिनेट पर्सन है उसको आप क्या करोगे, दबा दोगे, तो नीचे वाले जो हैं ओरिजिनेट होने लगते हैं। जैसे किसी के घर के जो हैं वृद्ध लोग जो हो जाते हैं, थोड़ा डोमिनेट होना कम होते हैं, तो पता चलता है कि इनके घर में इनके लड़के कितने तेज हैं। या तो हम लोग तो हमेशा मम्मी पापा के सामने या बाबा के सामने हमेशा बच्चे ही रहेंगे, कितने भी तेज हों या ना हो, तो उनको चिंता भी ऐसी सताई जाती है। तो सेम वही है इसमें, अगर एपिकल पोर्शन जो है जब तक डोमिनेट रहेगा तब तक लेटरल बर्ड्स डोमिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, इसको एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। और एपिकल डोमिनेंस ड्यू टू किसके कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है। जिब्रेलिक एसिड डाल दोगे तो लेटरल बर्ड्स ज्यादा निकल आएंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पिंचिंग कहते हैं। पिंचिंग कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि सिंगल पिंचिंग। अगर सिंगली इसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, सिंगल पिंचिंग कर दिया। अब इसमें लेटरल ब्रांचेस आ जाएंगी। तो लेटरल ब्रांचेस में अगर आधी ब्रांच की हमने पिंचिंग की तो इसको कहेंगे पिंचे हाफ। ठीक है, यहां तक तो जो है जो फ्लावर्स होते हैं क्वालिटी फ्लावर्स होते हैं। इसके बाद डबल और ट्रिपल पिंचिंग में जाओगे तो फ्लावर का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है और मार्केट में कॉमर्शियली नहीं रहते हैं। तो पिंचिंग एक जो है कॉमर्शियल मेथड हो सकता है फ्लावरिंग यील्ड को बढ़ाने के लिए, प्रूनिंग का। लेकिन जहां पे क्वालिटी बात आती है तो क्वालिटी इसमें जो है डिग्रेड करेगी। क्वालिटी कब बढ़ेगी, जब आप डिसबडिंग करोगे। इसीलिए जो भी अगर देखोगे फ्लावर शोज होते हैं, जो आपको पढ़ाना है फ्लावर शो कौन कौन से होते हैं, उनके नाम वगैरह रटने हैं, टेबल होगी जनरली, और फ्लावर शो में कैसे तैयारियां की जा सकती है, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं ट्रेनिंग प्रूनिंग के, वही बताएंगे। तो फ्लावर शोज वगैरह में क्राइजेंथेमम के अगर बड़े साइज के आपको फ्लावर चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, तो वहां पे डिसबडिंग की जाती है। तो डहलिया में जो लूज डहलिया होती हैं उनमें जो है पिंचिंग की जाती है। ठीक है, ट्यूबरोज में पिंचिंग नहीं की जाती है, एपिकल पोर्शन पिंच नहीं किया जाता है, टर्म यूज नहीं किया जाता है। जरवेरा और रोज में भी जो है ये मेथड अपनाया नहीं जाता। हालांकि कुछ लूज रोजेस में जो है पिंचिंग देखी गई, लेकिन उसे जो है पिंचिंग टर्म नहीं दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल है वो डहलिया है। हालांकि थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन है। एम्बिगुअस क्वेश्चन जो संदेह मन में पैदा करें उनको एम्बिगुअस क्वेश्चन कहते हैं। और इसके लिए हमने एक पोर्टल बना रखा है, आपको केवल वहाँ क्वेश्चन डालने हैं। वहां ये नहीं पूछना सर मुझे नोट्स मिलेगा नहीं मिलेगा, कब नोट्स मिलेगा, सर डाल देते। हाँ, तो मैं अपने हिसाब से आपको देता रहूंगा, आप उसे पढ़ते रहो सिंसियरली चीजों को, तो आप ज्यादा अच्छे से पढ़ सकेंगे। बाकी जो बुक्स हैं, बुक्स की फोटो कॉपीज हैं, वो आपकी वहां पे पड़ी हुई हैं सारी चीजें। आप टेलीग्राम पे किसी चैनल पे चले जाइए, मेरे चैनल के अतिरिक्त वहां पे भी आपको मिल जाती हैं, तो आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं बेटा। लेकिन अगर समझना है तो आपको क्लास लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डहलिया जो है इसमें सही आंसर है। ठीक है,
तो पिंचिंग और दूसरी होती है स्टॉपिंग। स्टॉपिंग एक ट्रेनिंग की टेक्निक है जिसमें कि प्लांट को क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर देता है। इसमें भी एपिकल बड कार्टिलेज को रिमूव किया जाता है, लेकिन इसमें एपिकल बड को क्यों रिमूव किया जाता है, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा ना बढ़ पाए, तो इसको स्टॉपिंग के रूप में जाना जाता है। और कभी कभी जो है इसमें अगर आप ट्रीज में देखोगे तो जो ओपन लीडर सिस्टम होता है उसमें 4 ब्रांचेज ऐसे होते हैं, तो उनको स्टॉप कर दिया गया, फिर 4 ब्रांचेस ले लिया गया। तो ऐसी कैनोपी जो है इसमें जो है सारी जो है ब्रांचेस को अच्छे से सनलाइट मिल जाए, फ्रूटिंग ज्यादा होती है, लेकिन इसमें परेशानी टेम्परेट रीजन में होती है जब बर्फ इसके ऊपर गिर जाती है। ऐसे ही सेंट्रल लीडर सिस्टम समझा होगा कि सेंटर जो है कंटिन्यूस अगर बढ़ने देंगे तो उसमें क्या है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कतें ये आ जाती हैं कि प्लांट की कैनोपी बड़ी हो जाती है, हार्वेस्टिंग करने में दिक्कत रहती है, फिर मॉडिफाइड कर दी गई। तो अलग अलग सिस्टम जो है ट्रेनिंग के हैं और आपको मैं जरूर पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन अभी हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो पिंचिंग और स्टॉपिंग की बात कर ली। डिसबडिंग जो है किसमें की जाती है, कट फ्लावर्स में की जाती है। और इसके अलावा जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Aurequaria cookie is highly suitable for planting as, यहां पे बात कर दी हाईली सुटेबिलिटी की। खाली सुटेबिलिटी की बात की होती तो ये क्वेश्चन गलत था। खाली अगर सुटेबिलिटी की बात करते दोस्तों तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पूछ रहा है हाईली सुटेबिलिटी किसके लिए है, तो हमने बताया था कि एरोकोरिया कुकाई इज क्या है, एक प्रकार से स्पेसीमैन प्लांट है या स्पेसीमैन ट्री है। अब स्पेसीमैन ट्रीज क्या होते हैं ये कमेंट करके आप बता दो अगर टाइम हो, और कुछ लोग तो देखते ही नहीं है तो बताएंगे क्या। तो स्पेसीमैन ट्री के रूप में एरोकेरिया कुकाई को यूज किया जाता है। इसे क्रिसमस ट्री के नाम से जानते हैं, इसको कुक पाइन या न्यू कैलेडियन पाइन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी पत्तियां जो हैं ये बहुत ही टॉल होता है और इसकी कैनोपी जो है कॉलमनर टाइप की है, सीधे बढ़ता है, बहुत कम जगह लेता है, तो इसलिए जो है स्ट्रांग वर्टिकल एसेंट इससे बन जाता है। बहुत ज्यादा ये हॉरिजॉन्टल सेपरेट नहीं करता है। अगर आपको आपके मेड़ के किनारे लगाना है या गार्डन के किनारे लगाना है और तो ये दूसरे की जगह में नहीं जाएगा, यानी कि बहुत ही कम स्पेस में। ऐसी गार्डन जहां पे स्पेस कम है एरोकेरिया कुकाई जो है बेस्ट है, ठीक है। तो मोस्ट सुटेबल किसके लिए पूछा गया है, तो मोस्ट सुटेबल ये जो है स्पेसीमैन प्लांट्स है, नमूना है, ठीक है। नमूना जो कहाँ पे लगाया जाता है, लॉन में लगा दो, एक सिंगल प्लांट, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए ये कहाँ पे यूज हो सकता है छात्रों, तो इसको फोकल पॉइंट के रूप में यानी स्पेसीमैन प्लांट के रूप में यूज कर सकते हैं। फोकल पॉइंट हमने बताया था फॉर्मल गार्डन में एक्सिस पे होता है, ठीक है, और इनफॉर्मल गार्डन में कई फोकल पॉइंट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है फोकल पॉइंट सिमेट्रिकल गार्डन में बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, आप कमेंट करके बता सकते हैं या सोच के बता सकते हैं। इसके अलावा वर्टिकल एसेंट बनाने में, ठीक है, जहां पे स्मॉलर यार्ड या नैरो स्पेसेस हैं वहां पे वर्टिकल एसेंट मिल जाएगा। एवेन्यू और स्ट्रीट ट्री के रूप में भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जो एवेन्यू या स्ट्रीज हैं उसमें अगर लगाएंगे तो ये इतना ज्यादा जो है क्या नहीं होता है, फैलता नहीं है, तो आराम से जो है हरियाली भी बनी रहती है और साथ साथ जो है अगर इससे जो है कोई दिक्कत नहीं होती है। विंड ब्रेक के रूप में भी इसे क्या किया जाता है, लगाया जाता है। सॉइल इरोजन तो कंट्रोल करेगा, इसके अलावा जो है एस्थेटिक अपील के लिए भी ये उपयोग में लाया जाता है। इसे कहते हैं एरोकेरिया कुकाई, दूसरा नाम इसका क्या है, कुक पाइन नाम है, न्यू कैलेडियन पाइन के नाम से जाना जाता है और यूपी में दिल्ली में से क्रिसमस ट्री के नाम से जाना जाता है। तो आशा है आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो हाईली जो है सुटेबल किसके लिए, स्पेसीमैन के लिए। एवेन्यू प्लांट से प्लांटिंग की जा सकती है, स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती, कटाई छटाई इसकी बहुत ज्यादा नहीं हम कर सकते हैं, और इसके अलावा समूह में भी इनको लगे हुए नहीं देखा गया है। तो यही दो थे इसमें, तो इसमें सबसे हाईली सुटेबल ये है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच मोड ऑफ इंडोर गार्डनिंग वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर नेथनियल वार्ड। नेथनियल वार्ड ने इंडोर गार्डनिंग का कौन सा मोड जो है वो डेवलप किया। तो यहाँ पे डॉक्टर नेथनियल वार्ड हैं, नेथनियल वार्ड हैं, ये 1791 में पैदा हुए, 1868 में खत्म हो गए। जिस सिटी में रहते थे, शायद लंदन में रहते थे, वहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन था और वहां पे प्लांट्स ही नहीं उग रहे थे। तो इन्होंने एक दिन ऑब्जर्व किया कि एक पौधा है और वो एक स्ट्रक्चर के अंदर, कांच के अंदर जो है ग्रो हो गया। तो इन्होंने पाया कि पॉल्यूटेड जगह में भी हम जो है प्लांट को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट जो है फर्न का प्लांट था। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्ट्रक्चर। अब ये है क्या, ये हम अभी बताएंगे। पहले इसके ऑप्शन पढ़ने, जार एंड बॉटल गार्डनिंग।
इसको क्या जार या बॉटल गार्डनिंग कहते हैं? देखो कितना कंफ्यूज किया। ठीक है, इसका जो उन्होंने नाम रखा था टेरेरियम्स। क्या नाम था? टेरेरियम्स। इसके अलावा गार्डनिंग टब और यूरेंस भी नहीं है, हैंगिंग बास्केट ऑफ गार्डनिंग नहीं है, तो इससे एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज किया। लेकिन टेरेरियम्स एक प्रकार के जार और ग्लास के क्या होते हैं, बॉटल्स होते हैं, उसमें एक बार प्लांट को रख दिया जाता है मॉइस्ट कंडीशन में, और प्लांट जो है किसी भी ग्लास में बंद करके रख दिया गया। अब बंद करके रख दिया गया तो जो भी उसमें एक साइकिल चलेगा, एक माइक्रो साइकिल चलेगा। जब हम रख रहे थे उस समय क्या किया हमने, उसमें मॉइस्चर दे दिया। उस मॉइस्चर का उपयोग करेंगे, मॉइस्चर का साइकिल चलता रहेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होगा, फिर उसी टेरिटेरियम में बंद हो जाएगा और फिर जो है प्लांट उसे यूज कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और रेस्पायरेशन की प्रोसेस होगी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या करता रहेगा, उपयोग करता रहेगा। ठीक है, रेस्पायरेशन करेगा तो ऑक्सीजन लेगा और फोटोसिंथेसिस क्या कर देगा, करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। अभी एक बरेली का केस भी ऐसे आया था, दो टीचरों ने SCERT को चैलेंज कर दिया, बोला सर आपकी किताबें गलत हैं। पूछा क्यों गलत हैं, तो बोला क्योंकि रेस्पायरेशन में लिखा है पौधे जो है ऑक्सीजन लेते हैं, और आपने रेस्पायरेशन आप लिख दिए हो ये पौधे रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और लेते तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड ने, सभी जानते हैं। उन्होंने दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे निकला दिया कि SCERT में ऐसी बड़ी गलती हो रही, और पत्रकार जी हमारे वैसे जानने वाले रेस्पायरेशन नहीं पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, उन्होंने भी लिख दिया कि SCERT की किताबें क्या हैं, गलत हैं। अब उनका क्या हुआ होगा जब वो गए होंगे शिक्षा अधिकारी के पास, भगवान जाने। तो पौधे रेस्पायरेशन में अगर पूछा जाए, ध्यान से जाए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, रेस्पायरेशन में पौधे कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन इंटेक करते हैं। पौधे हो, हम हो, कोई भी हो, अगर श्वसन है तो ऑक्सीजन ही इंटेक करेंगे, और अगर फोटोसिंथेसिस पूछा जाए तब CO2 बताता है। तो ये दोनों जो चक्र चलते हैं, इसी से पौधे जो है इनका बैलेंस बनाए रखते हैं। ठीक है, लाइट इनमें पड़ती ही रहती है, तो वहां टेरिटेरियम में आसानी से ग्रो हो जाता है। तो टेरिटेरियम जो है ये किसने खोजा था, हमारे वार्ड जी ने। ठीक है, इनका क्या नाम था, डॉक्टर नेथेनियल बॉक्सोवाग। ठीक है, बिक्सो याद रखो, बिक्सो वार्ड, तो वार्ड तो ये कर ही रहे नाम से ही है। तो इसमें कौन कौन से टेरिटेरियम में प्लांट्स जो हैं हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कभी आपसे यहाँ से क्वेश्चन बना के भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि कौन कौन से पौधे जो है सबसे जो है सुटेबल हैं। तो दो प्रकार के टेरिटेरियम है, एक जो है क्लोज्ड है, और दूसरा जो टेरिटेरियम है वो ओपन टेरिटेरियम की कैटेगरी जाती है, क्योंकि वहां पे पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो फर्न में बटन फर्न हो गया, या मेड इन हेयर फर्न हो गया, बोस्टन फर्न का नाम आता है, एस्परेगस का नाम आता है। ठीक है, ये इसमें ग्रो कर सकते हैं। और फर्न का प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोर से होता है। जो लोग फ्लोरिकल्चर से नेट की तैयारी कर रहे हैं उनसे खूब पूछा जाता है, वो लोग इस क्वेश्चन को रट मारे होंगे अब तक। ठीक है, आगे फिटोनिया है जिसको नर प्लांट कहते हैं, मॉसेज हैं, सीट मॉस है, क्वेश्चन मॉस है, वो कर सकते हैं। फाइकस प्यूमिला जो है क्रीपिंग फिग के नाम से जानते हैं, और किस प्रकार से ये जो है क्रीपिंग फिग जो है काम करता है, चढ़ता है, इसके बारे में आपको बताना है। बेबी टीयर्स जो है जिसको सोलेरिया बोलते हैं, और जो है पेपरोमिया वैरायटीज जो हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, टेरिटियम में उगा सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। अब आगे चलते हैं छात्रों, अगला जो है आपका जो है औषधि पौधे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट से है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच मेडिसिनल प्लांट कंट्रोल ब्लड प्रेशर, इसमें से कौन सा मेडिसिनल प्लांट जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहला नाम है कैथरेंथस रोजियस। कैथरेंथस रोजियस आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको सदाबहार के नाम से जाना जाता है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, और इसमें जो है एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है, एंटी डायबिटिक और एंटी कैंसरस। अब डायबिटीज भी दो प्रकार का है, टाइप 1 और टाइप 2 है। एक में इंसुलिन बनता नहीं, एक में बनता है, लेकिन जो है टाइप 2 में वो पहुंच नहीं पाता है शुगर को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो इसमें दो जो है एल्कलाइड पाए जाते हैं, बिन क्रिस्टीन और बिन ब्लास्टिन। बिन क्रिस्टीन और बिन ब्लास्टिन नाम के जो हैं दो क्या पाए जाते हैं, एल्कलाइड। और अमेरिका ने इसे क्या कर रखा है, पेटेंट करवा रखा है। अमेरिका इसकी दवाई बना रहा है, इंडिया का पौधा है सदाबहार। इसको पहले विंका रोजिया बोलते थे, अब इसका नाम क्या है, कैथरेंथस रोजियस। ठीक है, किस फैमिली का, एपोसाइनेसी फैमिली का है, और ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल में कोई भी अपना रोल नहीं निभाता है डायरेक्टली। यहाँ पे डायरेक्टली बात हो रही है, इनडायरेक्टली बात नहीं हो रही है। ठीक है,
अगला जो है उसका नाम है रोवुल्फिया सर्पेंटाइना। तो रोवुल्फिया सर्पेंटाइना को डायरेक्टली जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कौन सा पार्ट उपयोग में लाया जाता है? रूट पाउडर उपयोग में लाया जाता है। इसको स्नैक रूट के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि स्नैक बाइट में यूज होता है, तो स्नैक बाइट में यूज नहीं होता है। आपको स्नैक बाइट करें जब 95% जो स्नैक होते हैं वो खतरनाक नहीं होते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात की स्नैक काट लिया हम खत्म हो जाएंगे, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। और अगर आपको एंटी वेनम मिल जाएगा, जो दवाइयां होती है स्नैक के विरुद्ध जो यूज की जाती है, एंटी वेनम अगर आपको मिल जाएंगी तो आप निश्चित तौर पे बच जाएंगे। पहले तो घबराना नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो है ज्यादातर अधिकतर सांप जो है विषैले नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रोवुल्फिया सर्पेंटाइना सांप काटने में उपयोग में ना आके ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, स्ट्रेस को कंट्रोल करती है और नर्व जो है हमारी उनको रिलैक्स करती है, ठीक है। तो इसको पागल की बूटी के नाम से भी जाना जाता है छात्रों, ठीक है। तो ये जो है पोटेंशियल सोर्स है और यही सही है, ट्रू ऑप्शन यही है। अब बात आती है केसिया एंगस्टिफोलिया जो है, इसको सेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेना बोलते हैं। और वेस्ट लैंड का जो है सेना क्या होता है? गोल्ड होता है, ठीक है। विदेनिया सोमनीफेरा भी डायरेक्ट जो है क्या नहीं करती है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करती डायरेक्ट। अगर आप इसे खाओगे, ये स्ट्रेस रिलीफ करती है। क्या करती है? स्ट्रेस को रिलीफ करती है, स्ट्रेस नहीं होने देती है, स्ट्रेस रिलीफ में काम आती है। एक हार्मोन्स का नाम आपने सुना होगा, कार्टिसोल। तो कार्टिसोल हार्मोन जो है स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार होता है, और उस कार्टिसोल हार्मोन्स को ये कम करने में विदेनिया सोमनीफेरा जो है मदद करता है। साथ साथ में अगर कोई यूरिन से संबंधित इन्फेक्शन है तो भी जो है विदेनिया सोमनीफेरा आप उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन किडनी के लिए ये ज्यादा फायदेमंद है या नहीं है, ये आपकी स्थिति के अनुसार है। आपको कौन सी डिजीज है, पॉलीसिस्टिक डिजीज है, क्रॉनिक है, या आपको कोई दूसरी डिजीज है, सीकेडी है, तो उस हिसाब से आप डॉक्टर के बिना कोई भी दवाई ना खाएं। वैद्य को दिखा लो, क्या जाता है, 100 रुपए पड़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेगा, 500 ले लेगा, लेकिन आप बचे रहेंगे। जब आप खुद यूज करने लगते हैं ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में तो ले सकते हैं, ज्यादा मात्रा में तो आपको कोई ना कोई कॉम्प्लेक्सिटी आती है। इसीलिए जब भी मैं कह रहा हूँ कि आप मेडिसिनल प्लांट पढ़ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी पता है, फिर भी जो है आप जो है डॉक्टर से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि आपको किस डोज में दवाई देनी है। दवाई तो मुझे भी मालूम है कि पीसीएम खा लो, पैरासीटामोल खा लो, मेरा बुखार उतर जाएगा। इसकी जो डोज है वो 2000 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा नहीं होनी पाया। अब हमने 2 खा ली, 3 खा ली, तो इस तरीके से हमें क्या हो जाता है, कभी कभी किडनी खराब हो जाती है। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से हमें बचना चाहिए, या उसकी डोज वगैरह के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो विदेनिया सोमनीफेरा जो है डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करती, स्ट्रेस कम करके जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो रोवुल्फिया सर्पेंटाइना ही है। तो विदेनिया सोमनीफेरी में विदेनिन और सोमनीफेरिन नामक के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जबकि रोवुल्फिया सर्पेंटाइना में जो है सर्पेंटाइन नाम का एल्कलॉइड पाया जाता है, रेजरपाइनिन नाम का एल्कलॉइड पाया जाता है, ठीक है। जब मैं बैंक का एग्जाम देने गया था यही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में। अब अगर यहाँ देखें छात्रों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डाइमॉर्फिका इज वेरी गुड फॉर। अब यहाँ पे भी एक एम्बिगुअस क्वेश्चन आ गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला भी जो है वो वेरी गुड, मोस्ट सुटेबल, ये सारी चीजें लगा दे रहा है कि डाइमॉर्फिका किसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा तो सबके लिए है, लेकिन बहुत अच्छा किसके लिए है? तो बिस्तरों की जगह यहाँ क्यारियां हो जाएंगी, क्यारियां। तो ये किसके लिए है? बेडिंग एंड पॉट्स के लिए, हैंगिंग बास्केट के लिए, ग्राउंड कवर के लिए, लॉन के लिए। तो इसके 2 उपयोग होते हैं, एक बेडिंग और पॉट्स होता है, और दूसरा जो है ग्राउंड कवर होता है। लॉन में तो ग्रासेस लगाई जाती हैं, ठीक है। लॉन में क्या लगाई जाती है? घास लगाई जाती है। लॉन वह एक क्षेत्र है जहां पे जो है मूव्ड ग्रीन ग्रासेस लगी रहती है, और इसका उद्देश्य जो है एस्थेटिक और रिक्रिएशनल हो सकता है, ठीक है। जबकि आप यहाँ पे देखोगे तो लॉन में तो डाइमॉर्फिका आएगी नहीं। लॉन में क्या बनाए जाते हैं? बेड्स बनाए जाते हैं। मतलब किसी ने अगर देख रखा हो डाइमॉर्फिका को तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, हमने तो लॉन में देखा था बना हुआ, कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो इसलिए अगर हम देखें आगे, तो ये ग्राउंड कवर जो है सेकेंडरी है। तो यहाँ पे दिया गया बेड और बॉर्डर जो है हाई कंसंट्रेशन में जो है बेड एंड बॉर्डर की बात हो रही है, और दूसरी अगर छात्रों देखे जाएं तो लो कंसंट्रेशन की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बेडिंग और पॉट प्लांट्स में डाइमॉर्फिका का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है
Which ऑफ द फॉलोइंग हैज वायलेट कलर फोलिएज, निम्न में से कौन सा जो है वायलेट कलर फोलिएज रखता है। ऑप्शन आपका दिया गया है डोरेंटा रेपेंस, गैनोरिया ओरेंटा, एक्लिफा हिस्पिडा, मटर्स मेडियोपेटिक्स। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये डोरेंटा है, ये क्या है डोरेंटा है। तो डोरेंटा जो है छात्रों, इसका कलर का जो होता है ये गोल्डन कलर के फोलिएज के लिए जानी जाती है। ये किस कलर के लिए जानी जाती है, गोल्डन कलर के फोलिएज के लिए जानी जाती है। दूसरा ये आपका है, इसका नाम है गैनोरिया ओरेंटिका, ये देखो यही है, ठीक है। इसका जो फोलिएज कलर है ये कैसा है, वायलेट फोलिएज कलर है। और तीसरा अगर हम देखें तो दिया गया है आपका एक्लिफा हिस्पिडा। एक्लिफा हिस्पिडा भी लीव्स के लिए ही जानी जाती है, ना कि फ्लावर के लिए जानी जाती है। और चौथा जो है मैरिडस जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो किसकी जो है वायलेट कलर की लीफ है, गैनोरा जो है ओरेंटिका की है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान भी लेते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं इसमें अगर देखें, इसका कॉमन नेम जान ले, हो सकता है कॉमन नेम अगली बार पूछ ले। तो इसका कॉमन नेम जो है उसको पर्पल पैशन प्लांट के नाम से जानते हैं, पर्पट वेलवेल प्लांट के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन की तैयारी करनी है, उस क्वेश्चन से संबंधित जितने और क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी जाना हो। तो फैमिली एस्टरेसी है, जिसको डेजी फैमिली के नाम से जानते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लोरल प्लांट, जो फ्लोरल प्लांट है उनकी लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है, एस्टरेसी। डाइकॉट है, मोनोकॉट में ऑर्किडिएसी है जो हमने कल पढ़ा था। ऑर्किड के भी 2 पार्ट और आएंगे। लैंडस्केप अगर देखें क्या है यूटिलिटी, तो ये हाउस प्लांट के रूप में कंटेनर या हैंगिंग बास्केट में उगाया जाता है। अगली बार पूछ लिया कंटेनर और हैंगिंग बास्केट पूछ लिया, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि इसकी यूनिक यानी कि अद्भुत जो है वेलवेटी पर्पल फोलिएज पाया जाता है, ज्यादातर पर्पल फोलिएज नहीं पाया जाता है। आपका ग्रीन मिल जाएगा, गोल्डन मिल जाएगा, या इसके अलावा कैमरेटिक प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, लेकिन आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एनुअल कूलर क्लाइमेट में होता है, लेकिन ये पेरिनियल ग्राउंड कवर भी है वार्म सीजन में, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं आप, ये इन्वेसिव स्पेसीज है, यानी कि बाहर की स्पेसीज है, इंडिया की स्पेसीज ये नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है छात्रों। मोस्ट कॉमनली यूज श्रब फॉर मेकिंग टेपेरी, टेपेरी मेकिंग करने के लिए सबसे कॉमनली श्रब कौन सा यूज किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है, नंबर 1 टेपेरी प्लांट अलग अलग है, कूलर क्लाइमेट के लिए अलग है, और जो है आपकी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल के लिए अलग है। जैसे कि जिसमें नाम क्या आपका दिया गया है, क्लिरोडेंड्रा केसिया ग्लुका। केसिया ग्लुका एक प्रकार का श्रब है, आप देख रहे हो। तो इससे तो टोपियरी बना ही नहीं जा सकती है। टोपियरी होती क्या है, किसी भी प्लांट को, किसी भी श्रब को, किसी भी ट्रीज को जो है शेयरिंग करके, जो है क्लिपिंग करके हम किसी भी वस्तु का शेप दे दें, हाथी बना दें, घोड़ा बना दें, कुछ बना दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, टोपियरी बोलते हैं। और बोनसाई का मतलब होता है किसी प्लेट में जो है या सैलो कंटेनर में प्लांट को ग्रो करना। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे टोपियरी बनाने के लिए जो है मेथड्स भी हमने बताया थे कि 2 प्रकार के फ्रेम मेथड है, दूसरा जो है आप क्या कर सकते हैं, अपने आप स्किल्ड अगर है तो उसको धीरे धीरे शेप दे सकते हो। तो वहां पे क्लेसिया ग्लूका सुटेबल नहीं आएगा, वुडी नेचर की है। उसके अलावा दूसरा है आपका पोइंसेटिया पल्चेरिमा, आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, पोइंसेटिया है। तो पोइंसेटिया क्यों जानती है, क्योंकि इसकी लीव्स जो है ब्रैक्ट्स में चेंज हो जाती हैं, बोगनवेलिया की हो जाती है, मोसेंडा की हो जाती है। याद रहेगा क्वेश्चन या नहीं याद रहेगा, याद रखना, पूछा जा सकता है, नेट में कई बार पूछा जाता है। हम अभी नेट के भी क्वेश्चन थोड़े से हल करवाएंगे, अगर कोई बच्चा फ्लोरिकल्चर वाले भेज देता है मेमोरी बेस्ड, तो हम बता सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए होंगे। इसके अलावा क्लिरोडेंड्रा नेरमी की बात करें तो ये इसके लिए टोपियरी बनाने के लिए नंबर 1 प्लांट है ट्रॉपिकल रीजन में, आपको पहले ही हमने बता दिया है। तो यही मोस्ट सुटेबल है। कैलेंड्रा जो है, कैलेंड्रा ज्यादातर देखा गया है कि जो सेंट्रल बर्ज ऑफ रोड्स है वहां पे लगाया जाता है, जिसे हम पफ फ्लावर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ अगर सुटेबल क्या मोस्ट सुटेबल जो है इसमें क्या है, कैलेंड्रा ही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचते हैं। राइट स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग ग्लैडुलस स्पाइक फॉर डिस्टेंस मार्केट। डिस्टेंस मार्केट के लिए ग्लैडुलस की कौन सी स्पेसीज, कौन सी जो है अवस्था है वो सुटेबल होती है। तो यहाँ पे अगर देखें राइट स्पेसीज का 2 प्रकार से, एक लोकल मार्केट होती है और दूसरी जो है डिस्टेंस मार्केट होती है। आपको पोस्ट हार्वेस्ट इसका नहीं पढ़ाया गया है, कोई बात नहीं। अब ये स्पाइक देख रहे हो, स्पाइक में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि ये फ्लोरेट्स हैं। अब ये स्पाइक जा रही सीधी और अब यहाँ पे नीचे के कुछ फ्लोरेट्स क्या हो गए हैं, ओपन हो गए हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, ओपनिंग ऑफ फ्लोरेट्स। और जब ये फ्लोरेट्स जो है नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तभी इसको क्या कहते हैं, एक्रोपीटल सक्सेशन कहते हैं। और एक्रोपीटल सक्सेशन जो है ट्यूबरोज हो या ग्लैडुलस फोन में पाई जाती है।
और दूसरा होता है बेसिपिटल। अगर उल्टा खुलते हैं, पहले मान लो यहाँ ये फ्लोरेट खुल जाता, फिर नीचे नीचे नीचे, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बेसिपिटल। बेसिपिटल क्लोरोडेंड्रॉन जो है स्प्लेंडस में पाया जाता है, जो एक क्या है, क्लाइंबर है, और फ्लावर किस कलर के, उसमें रेड कलर के आते हैं। अब जो दूसरी अवस्था है, यहाँ पे देखो एक या दो फ्लोरेट खुले हैं, तीसरा खुलने वाला है, तो लोकल मार्केट में इसे ले जा सकते हो जहाँ पे लिखा है लोअर फ्लोरेट फुली ओपन, जहाँ पे फुली ओपन हो जाए, यहाँ पर सूखने वाला है, इसको भूल जाओ। मान लो ऐसे स्पाइक होती है, तो लोअर फ्लोरेट अगर फुली ओपन है, तो इस अवस्था में जो है हम क्या कर सकते हैं, ग्लैडुलस को लोकल मार्केट में ले जाके बेच सकते हैं। अगर डिस्टेंस मार्केट को ले जाना है, तो सबसे अच्छी अवस्था है कि नीचे के फ्लोरेट में क्या हो, कलर शो हो, कलर दिखना हो जाए, जो नीचे का यहाँ थोड़ा सा लूज हो गया है, बस कलर शो स्टेज हो। जैसे इस स्पाइक में नीचे के फ्लोरेट ने कलर शो कर दिया, ऊपर के नहीं किए हों, तब आप जो है डिस्टेंस मार्केट में ले जाओगे। ठीक है, कभी कभी इसे टाइट बड स्टेज बोलते हैं, लेकिन टाइट बड जो है ग्लैडुलस के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है, इसीलिए जो है, क्योंकि टाइट बड तब भी होगा जब इसमें क्या होगा, कलर शो नहीं होगा, तो कलर शो होना जरूरी है। इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही है, 4 सही है। समझ गए। ग्लैडुलस को जो है स्वार्ड लिली के नाम से भी जाना जाता है। फैमिली इसकी इरिडियेसी है। इसकी एक बहन है जिसका नाम है फ्रीजिया। फ्रीजिया भी इरिडियेसी फैमिली की क्या है, मेंबर है। फ्रीजिया का प्रोपेगेशन किससे होता है आपको बताना है। ग्लैडुलस का प्रोपेगेशन किससे होता है, कार्म से होता है, कमर्शियल प्रोपेगेशन। वायरस फ्री प्लांट जो है आपको मेरिस्टेम सुप्टिकल्चर से मिल जाते हैं। तो बहुत सारे जो हाइब्रिडाइजेशन करना है सीड से कर सकते हो। और इस फ्लावर की तोड़ने की 2 अवस्थाएं हैं, लोकल मार्केट के लिए और डिस्टेंस मार्केट के लिए। क्लियर। अब आगे हम बढ़ जाते हैं। तो इसकी बहन जो फ्रीजिया है ग्लैडुलस की, वो सुगंधित है, काफी ज्यादा इस महक आती है, फ्रेग्रेंस, जबकि ग्लैडुलस में फ्रेग्रेंस नहीं पाई जाती है। इसलिए कुछ ऐसी स्पेसीज हैं जो फ्रेग्रेंट स्पेसीज होती हैं, उनका उपयोग हम ब्रीडिंग में करते हैं। और आपसे ज्यादा तो जो है फ्रेग्रेंट स्पेसीज को एग्जामिनर पूछते हैं, ग्लैडुलस की कौन सी ऐसी फ्रेग्रेंट स्पेसीज है। ठीक है, तो आप फ्रेग्रेंट स्पेसीज को जरूर से जरूर क्या कर लें, याद कर लें। अगला टॉप ड्रेसिंग ऑफ लॉन इज डन इन। टॉप ड्रेसिंग कब करते हैं लॉन की, तो मान लो आपने कर दिया फरवरी में। फरवरी में करना इसलिए उत्तम है क्योंकि फरवरी में जो घास है पहले जो है डोरमेंसी में होती है, फरवरी तक बर्फ गिरती रहती है, फिर एक्टिव ग्रोथ में जाती है। तो फरवरी में करना जो है क्या रहता है, सफिशिएंट या सुटेबल रहता है। दूसरा, अगर दिसंबर में करते हो तो इनएक्टिव मोड है। यहाँ पे अगर आपने टॉप ड्रेसिंग की, उर्वरक की या यूरिया की या नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की, तो यहाँ पे करने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि 10 ग्राम अगर पर मीटर स्क्वायर दूब घास में अगर हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तो आपका जो लॉन रहता है वो लस ग्रीन कलर का रहता है। इस पर भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। लेकिन जो मोस्ट सुटेबल साइज टाइम है वो फरवरी होता है, क्योंकि फरवरी में एक्टिव ग्रोथ पीरियड में जाता है। अप्रैल में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है। और अगर आप देखोगे दूसरा जो दिया गया है जुलाई, जुलाई में जो है बारिश होने का खतरा रहता है, जिससे कि रन ऑफ होने का चांस रहता है। जो आपने डाला फर्टिलाइजर वो रन ऑफ हो जाता है। टॉप ड्रेसिंग मेथड किसका है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का एक मेथड है। तो टॉप ड्रेसिंग और बेसल ड्रेसिंग 2 प्रकार के जो हैं मेथड्स हो सकते हैं। जब क्रॉप उगने से पहले हम किसी भी उर्वरक को फैलाते हैं उसको बेसल ड्रेसिंग बोलते हैं, और जब फसल उग जाती है उसके बाद करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टॉप ड्रेसिंग के नाम से हम जानते हैं। दोनों मेथड जो है ब्रॉडकास्टिंग के मेथड हैं। जब फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के मेथड पढ़ोगे तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड में आते हैं। और जब सॉलिड जो है हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर को उपयोग में लाते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, तब ये मेथड्स आते हैं। तो फर्टिलाइजर के और कौन कौन से मेथड्स हो गए, जैसे कि पहला क्या हो गया, ब्रॉडकास्टिंग। अब ब्रॉडकास्टिंग में क्या क्या है, बेसल ड्रेसिंग और टॉप ड्रेसिंग। तो टॉप ड्रेसिंग लॉन में हम कब करते हैं, फरवरी में करते हैं। राइट ऑप्शन इज फरवरी। अब इसके अलावा प्लाउसोल में डालना, पैलेट एप्लीकेशन राइस में करते हैं, पानी की गोलिकाएं बना लेते हैं, ये सारे मेथड आपने पढ़ा होगा। बॉटम में, फरो में और रिजेस में जाते हैं, हिल प्लेसमेंट कहते हैं। तो ग्लैडुलस में हिल प्लेसमेंट करते हैं क्योंकि इसमें हिल्स होती हैं, तो उसको हिल प्लेसमेंट कर देते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ स्प्राउट्स एक किसी प्रोपेगेटिंग मटेरियल से निकलता है। रो प्लेसमेंट मेथड है, ये सारे मेथड्स हैं। फिर लिक्विड में जाओगे तो स्टार्टर सोल्यूशन है। स्टार्टर सोल्यूशन में जो प्रोपेग्यूल है उसको डिप कर लिया जाता है कि स्टार्टिंग फेज में क्या करे, न्यूट्रिएंट प्राप्त करे। फोलियर एप्लीकेशन है। इसके अलावा ड्रोन से एप्लीकेशन होती है, एरियल एप्लीकेशन कहते हैं। तो बहुत सारे जो है एप्लीकेशन के मेथड्स हैं। आप अगर कॉमन सेंस लगाएंगे ना तो क्वेश्चन को सही कर लेंगे। यहाँ पे और हमने कुछ लिख रखा है आपके लिए, ऐसे नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे सेंट अगस्टाइन ग्रास है, इसको जो है बफेलो ग्रास के नाम से इंडिया में जानते हैं। दूसरा कारपेट ग्रास है जिसको एक्जोनपस कंप्रेसस के नाम से जानते हैं। तीसरा जोएसिया ग्रास की कुछ वैरायटीज हैं, कोरियन ग्रास या नीलगिरी घास। और तीसरा टाल फेस्क्यू, जुकाम हो गया तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। तो टाल फेस्क्यू ग्रास जो है यहाँ पे 4 जो है घास के नाम लिखे हैं। ये हमने क्यों लिखे हैं, आपको इस क्लू को हल करना है। ये सॉल्ट टॉलरेंस है या कुछ और टॉलरेंस है, आपको बताना है, और कौन सबसे ज्यादा टॉलरेंस है, और आपके ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंडीशन के लिए कौन सी अच्छी है और टेम्परेट कंडीशन के लिए कौन सी अच्छी है। यहां से क्वेश्चन आपका जरूर आता है लॉन से। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नार्कोटिक क्रॉप्स, कौन सी इसमें मादक फसल है। जो नार्कोटिक ब्यूरो ऑफ इंडिया है इसको हम बता चुके हैं। तो इसमें जो मादक फसल कौन सी है, इसबगोल खा लोगे कोई नशा नहीं होगा। आपको पता है कि नशा जो है ह्यूमन तो करता है, मछलियां भी करती हैं, डॉल्फिन्स हैं कुछ विशेष प्रकार की जो समुद्र में रहती हैं। तो समुद्र से एक प्रश्न और मुझे याद आ गया, हम पीछे टेरिटरी में पढ़े थे। तो जब प्लांट्स पहले शिप से शिफ्ट किए जाते थे, यानी पानी के जहाज होते थे, पानी के जहाज में प्लांट रख के एक देश से दूसरे देश को लाया जाता था। तो शिप का जो माइक्रो क्लाइमेट होता था, वहां पे समुद्र होता था, साल्टी होता था, तो बहुत सारे प्लांट मर जाते थे। तो टेरिटरियम वहां पे भी क्या किया, हेल्प करता है, और वहां पे प्लांट जीवित रह के एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक लाए जा सकते थे। वो मैं भूल गया था वहां पे, अभी याद आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे छात्रों क्या है कि मादक पदार्थ की बात की जाती है। तो मादक पदार्थ ह्यूमन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, देखा गया है कि वो मादक पदार्थों को खाते हैं। एक पफ फिश आती है, उसमें थोड़ा सा क्या होता है, टॉक्सिन्स होते हैं। उनको जो है समुद्री डॉल्फिन क्या करती हैं, बैलून की तरह फूल जाती हैं, तो वहां से टॉक्सिन्स लेती हैं। बहुत सारे हिरन जो है कभी कभी नशा कर लेते हैं, शिकारी मार रहा है लेकिन भग ही नहीं रहे, यानी कि नशा कर रहे हैं। तो ह्यूमन भी क्या करता है, नशा कर लेता है। नशा कर लेता है तो फिर वो दुनियादारी से उसका मतलब कट जाता है। ठीक है, आपने बहुत सारी नशे वाली मूवी देखी होंगी, क्या पति क्या पत्नी है, क्या बच्चे हैं, कोई मतलब नहीं रह जाता उन्हें। और जो लोग नशा करते हैं उनका परिवार तो 100% जो है बर्बाद होना ही होना है। इसीलिए नशे से दूर रहो। आप बहुत सारे जो हैं लोग बोलेंगे सर नशा तो हम पढ़ाई का करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, नशा पढ़ाई का करो, लेकिन अच्छे से करो, डिसिप्लिन में करोगे। तो कछुआ जो रेगुलर चलता है ना, वो डिसिप्लिन सिखाता है। खरगोश तेज भागता तो डिसिप्लिन नहीं है। इसीलिए आप रेगुलर टाइमिंग बना लो, आपको इतने घंटे पढ़ना है, तो आपका एग्जाम जो है जरूर निकल जाए। तो नशे वाली मादक फसल इसबगोल तो बेचारी है नहीं, ये तो लेग्जेटिव है, जिसको कॉन्स्टिपेशन है। तो वो क्या करे, इसबगोल को क्या कर सकता है, उपयोग में लाता है। इसबगोल में खाने वाला भाग क्या है, हस्क है, सीड हस्क। सीड अलग होते हैं, हस्क अलग, जो भूसी होती है। और सीड और हस्क का रेशियो क्या होता है, आपको हमें बताना है कमेंट करके, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसबगोल नहीं है, इसको प्लांटागो ओबाटा के नाम से हम जानते हैं। इफेड्रा पोस्ता बिंका, पॉपी को क्या बोलते हैं, पोस्ता ना कह के यहाँ हम अफीम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अफीम। पोस्ता क्या है, अफीम के दाने को पोस्ता कहते हैं, जिसमें एल्कोलाइट्स नहीं होते हैं और नशीला नहीं होता। तो यहाँ पे सही शब्द क्या आएगा, अफीम। तो अफीम एक प्रकार का जो है मादक फसल है, और इतनी ज्यादा मादक फसल है कि इसके लोग अपना ब्लड निकला देते हैं, अपना खेत भी बेच देते हैं। इसका फिर क्यों इसका उत्पादन किया जाता है, इसलिए उत्पादन किया जाता है क्योंकि इसके मेडिसिनल यूजेस बहुत ज्यादा है। आपने देखा तो इसमें कौन कौन से हैं, मॉर्फिन जो है इसका सबसे जो कॉमन जो एल्कोलाइड है उसे क्या बोलते हैं, मार्फिन बोलते हैं। इसके अलावा कोडिन का नाम सुना होगा। कोडिन जो है क्या होती थी, कफ सिरप बनाने में इसका उपयोग किया जाता था। बहुत सारे यूथ जो है कोरेक्स से कफ सिरप आती थी जो बैन कर दी गई, कोडिन होने के कारण पी जाते थे। यहाँ तक कि आप देख रहे होगे लैंसिक की टेक्निक है। यहाँ अब जो है इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल में जो है निकल रहा है, आप देख रहे हो दूध निकल रहा है, यही क्या है, लैटेक्स। इसको क्या बोलेंगे, लैटेक्स। तो ये जो लैटेक्स है इसमें ही ये एल्कोलाइट्स पाए जाते हैं। और जो लैंसिंग करते हैं उनके कपड़े तक जो है लोग चरसी इसको क्या कर देते हैं, पी जाते हैं। इतनी जो है, हम तो नार्कोटिक डिपार्टमेंट से क्या करते हैं, आग्रह करते हैं कि जो भी स्किल्ड लेबर इस क्राफ्ट को क्या कर रहे हैं, लैंसिंग कर रहे हैं, उनके कपड़े तक भी आप ले लो जब लाइसेंस दो कि भैया यही कपड़े पहनोगे और ये हमारे जो है लेबोरेटरी में जमा कर दोगे, तो ज्यादा अच्छा होगा, नशे को रोका जा सकता है। तो यहाँ पे कोडिन, मार्फिन, थेवरिन, पेपेब्रिन, नोस्कैपिन, इसको पेपेबर सोमनीफेरा के नाम से जानते हैं। इसकी फैमिली जो है पेपावेरेसी है। इसकी एक वैरायटी है चेतक।
तो बहुत सारी वैरायटी, कौन कौन सी वैरायटीज हैं आपको बताना है अफीम की। और इसमें लाइसेंस की एक प्रोसेस होती है, अगर आप अपने वहां लगाना चाहते हैं तो इसकी एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब आ गया मुलैठी। आपने पान में मुलैठी बहुत ज्यादा खाई होगी, और कभी कभी जब आपका गला बैठ जाता है तो मुलैठी का उपयोग करते हैं, थ्रोट में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो। मुलैठी का क्या पूछ रहे हैं, मुलैठी का वनस्पतिक नाम पूछा जा रहा है। पेपेबर सोमनीफेरा पिछली बार ही पढ़ा कि ये क्या है, अफीम है। अफीम के दाने को पोस्ता करते हैं। लेंसिंग की गहराई आपसे पहले पूछ चुके हैं, इस बार नहीं पूछेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैथरेंसिस रोजियस भी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, इसका नाम क्या है, सदाबहार। ये सदा इसमें फूल आते रहते हैं, बहुत ही जो है लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगला सोलेनम वेरम का नाम आपने सुना होगा, ये जो है सोलेनम वेरम है, ठीक है। इसका हिंदी नाम मैं भूल गया हूं। और अगला जो है ग्लेसरिया ग्रेवरा है, ये एंटीपायरेटिक भी होती है, एंटीपार भी होती है, एंटीपार भी है और एंटीपायरेटिक भी। एंटीपायरेटिक बुखार में आती है, एंटीपार का मतलब जो पेट के कीड़े होते हैं उन्हें मारने में क्या करती है, मदद करती है, पैरासाइट में। तो पेट में कौन से कीड़े हो जाते हैं, राउंड वर्म हो जाता है, टैप वर्म हो जाता है, एस्कैरिस जिसको कह सकते हैं, फीताकृमि। एस्कैरिस क्या है, राउंड वर्म है। तो ये हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं और बहुत सारे जो है क्या कर देते हैं, डिजीज कर देते हैं। कभी कभी आप देखोगे हाइव्स हो जाते हैं, जिसको अर्टिकेरिया बोलते हैं, तो पैरासाइट से होते हैं। धब्बे आपके स्किन में आते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है, इतना ये क्या कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। कुछ लोग जो पत्ता गोभी खाते हैं तो डायमंड बैक माथ के लिया पहुंच जाती हैं दिमाग में, तो कच्चे उनको भी नहीं खाना चाहिए। तो आपको पूरा हाइजीन के साथ ही फूड लेना चाहिए। चाउमीन खाने वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो इसका जो है नाम क्या है, ग्लेसरिया ग्लेवरा है। इसको क्या कहते हैं, लिकोरिच या मुलैठी के नाम से हम जानते हैं। किंगडम प्लांटी तो है ही है, डिवीजन एंजियोस्पर्मी है, यानी कि फ्लावरिंग है, नॉन फ्लावरिंग, ये आपको बताना है। क्लास तो हम नहीं जानते, केवल हम फैमिली जानेंगे। फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी है। अब इसका फैमिली का नाम क्या हो गया, फेबेसी हो गया है, ठीक है। ग्लेसिया ग्लेवरा इसका बॉटनिकल नेम है। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। बड़ा लेक्चर हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है आप लोगों को भी, और मुझे भी प्यास वगैरह लगने लगती है। तो यहाँ पे अगर छात्रों देखें तो अगला क्वेश्चन अगर पूछा गया है, क्या पूछा जा रहा है कि फ्रेंच मैरीगोल्ड क्या है, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, एनोपोलाइड और टेट्रापोलाइड। तो फ्रेंच मैरीगोल्ड क्या है, 2n बराबर 4x इक्वल टू 48 ये पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, 4 सेट ऑफ क्रोमोजोम है, यानी कि ये टेट्रापोलाइड नेचर का है। डीडी ने गलत आंसर दिया था, बाद में सुधारा भी, आप क्वेश्चन ही हटा दिया। तो फ्रेंच मैरीगोल्ड एक टेट्रापोलाइड स्पीसीज है। ये गेंदे जो हैं छोटे होते हैं, डे न्यूट्रल होते हैं, और जाफरी भी कभी कभी इन्हें कह दिया जाता है। पूसा अर्पिता जो है फ्रेंच मैरीगोल्ड की एक वैरायटी है। ऐसे ही आपको पूसा नारंगी गेंदा किसकी वैरायटी, कौन सा अफ्रीकन है या फ्रेंच है। पूसा बसंती गेंदा का आपने नाम सुना होगा। ये सब मैरीगोल्ड की वैरायटीज है। मैरीगोल्ड डायरेक्टली आपके उसमें नहीं दिया गया कोर्स में, लेकिन इनडायरेक्टली तो है ही, क्योंकि आप एनुअल्स तो पढ़ ही रहे हैं फ्लावरिंग के। तो इसके बारे में कुछ चीजें जानने वाली बात है। इसमें ल्यूटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ल्यूटिन। ल्यूटिन एक प्रकार का क्या है, ये जो हमारा फीड होता है, पोल्ट्री का फीड हो या एनिमल के फीड हो, उसमें ये सप्लीमेंट के तौर पे दिया जाता है। और खासकर ये जो ह्यूमंस में भी जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग होता है, और बहुत सारी दवाइयां इससे बनाई जा रही हैं। आप कैप्सूल लेने जाओगे ल्यूटिन का तो 50 रुपीज से कम नहीं मिलेगा। तो ये ल्यूटिन इग एलोक में भी पाया जाता है। होता है ना श्वेतक और पीतक, अंडे का सफेद वाला भाग और पीला वाला भाग, जिसको जर्दी बोलते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, ये पाया जाता है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले। तो श्वेतक और पीतक का नाम आपने सुना है, तो वहां पे भी ये पाया जाता है। और ये कहाँ पे यूज किया जाता है, डेयरी इंडस्ट्री में प्रयोग में लाया जाता है। ह्यूमन में भी अगर आपसे आंख से संबंधित जो हैं दिक्कतें हैं, तो वहां भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें अगर देखा जाए तो एक नेमेटोड को भी ये क्या कर देता है, किल कर देता है। नेमेटोड को भी क्या कर देता है, किल कर देता है। अल्फा टी नाम का एक एल्कोलाइड पाया जाता है। इसमें एलोलोपैथिक इफेक्ट होता है, यानी दूसरे जो माइक्रोब्स हैं उनकी पॉपुलेशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। और इसका नाम है अल्फा टी, अल्फा टेट्रिनाइल करके है, आप देख लेना।
तो इनकी जड़ों में पाया जाता है। ये क्या कर देते हैं, ये नेमेटोड को, जैसे मिलियोडोगाइन स्पेसीज है तो मिलियोडोगाइन स्पेसीज जो है रूट नॉट नेमेटोड है। रूट नॉट नेमेटोड जो है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में एक मेजर प्रॉब्लम है। जितनी भी उसकी जो है इनकॉग्निटा हो, जवानिका हो, जितनी भी स्पेसीज हैं रूट नॉट नेमेटोड की, वो बहुत ही ज्यादा क्या करती हैं, प्रॉब्लम करती हैं हॉर्टिकल्चर में। कुछ और हैं जैसे टाइलिंकस सेमी पेनी ट्रांसिटर्स में करते हैं। इसके अलावा हेटोडेरा नेमेटोड्स वगैरह, ये सारे नेमेटोड्स के बारे में आप पढ़ो। 10-12 नेमेटोड हैं, एक नेमेटोड जरूर आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। ये इसलिए कह रहे हैं जो लोग तैयारियां डिफरेंट डिसिप्लिन वाले कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो उसको ये किल कर देते हैं। पहले तो रूट की ओर अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करने के बाद इनमें अल्फा टी नाम का क्या है, केमिकल है, और इस केमिकल से उनको किल कर देते हैं। तो एक प्रकार से जो है मैरीगोल्ड लगाना नेमेटोड मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा तरीका है। और नेमेटोड जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में नेमेटोड की प्रॉब्लम होती है और किसान इसके बारे में पूछते हैं। नेमेटोड से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, कार्बोफ्यूरान कितनी डाली जाए। आप देखेंगे तो डीडीए के पिछले सत्र के क्वेश्चनों में भी नेमेटोड मैनेजमेंट से 2-3 क्वेश्चन आए थे। अब इसमें पूछा गया है मैरीगोल्ड जो है क्या है। अब देखो मैरीगोल्ड दिया नहीं लेकिन डीडीए के एग्जाम में आया। जब मैं पढ़ाता हूँ कलर स्कीम तो कहते हो सर कलर स्कीम तो कोर्स में नहीं, बहुत लोग तो देखते ही नहीं हम पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन जब वहां पूछ लेगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। कलर स्कीम कहाँ पे आएगा, आपके एनुअल्स में आएगा। जब आप क्या बनाओगे, हर्बेसियस बॉर्डर बनाओगे, हर्बेसियस प्लांट में कलर स्कीम है। सीजनल्स जो पढ़ते हो उसमें कलर स्कीम आपको लगाना पड़ता है। जब भी आप हेज एज बना रहे हो उसमें भी कलर स्कीम का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो ये अल्फा टी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं जो बहुत ही जरूरी बात थी, हमें आपसे करनी थी, पोलाइडी लेवल की। तो पोलाइडी 2 प्रकार की हैं। एक यू पोलाइडी है। यू पोलाइडी का मतलब होता है कि यूपोलाइडी डिस्क्राइब ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए कंप्लीट स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम के कुछ सेट होते हैं। एक्स को क्या कहते हैं, बेसिक क्रोमोजोम, बेसिक क्रोमोजोम। दूसरा आता है एन को क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोजोम। इसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। याद रखना है हैप्लॉइड और बेसिक दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ज्यादातर सेम होते हैं नंबर, इसका मतलब सेम नहीं है, ठीक है। तो आपके क्या है, स्पेसिफिक कंप्लीट सेट है अगर हैप्लॉइड, जैसे सिंगल सेट क्रोमोजोम का है। अब यहाँ पे था 2n बराबर 48, तो यहाँ पे 2n बराबर 4x बराबर 48 था, यानी कि ये क्या है 4x इक्वल टू 48, यानी कि यहाँ पे जो है n बराबर 24 है और x बराबर 12 है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर 24 है और बेसिक क्रोमोजोम नंबर इसके क्या है 12 है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जामिनर आजकल ऐसे क्वेश्चन खूब पूछता है। तो डिप्लॉइड यानी 2 सेट अगर जहाँ पे हो n+1n, तो ये हो गया 2n, इनको डिप्लॉइड कहेंगे। इसके अलावा पॉलीपोलाइड मतलब इससे ज्यादा सेट हो, n+n+n बराबर 3n हो सकते हैं, 4n हो सकते हैं, 5n हो सकते हैं। तो पॉलीपोलाइडी ब्रीडिंग करने के लिए कौन सा जो है हम केमिकल यूज करते हैं, कॉल्चिसिन करते हैं। कॉल्चिसिन के अलावा एक और केमिकल है ओरेजिलिन। ओरेजिलिन जो है म्यूटेशन करता है, तो ओरेजिलिन को भी हम जो है पॉलीपोलाइडी ब्रीडिंग में उपयोग में ला सकते हैं। तो कई बार पूछ लेता है नेट में, सब आप तो कॉल्चिसिन पढ़ के जाते हैं, वहां पे ओरेजिलिन दिया होता है और वहां पे आपको ढूंढने में ऑप्शन नहीं आता और कहते हैं पेपर कठिन है। पेपर कठिन नहीं होता, आप थोड़ी सी अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करिए, क्योंकि आप पढ़ने लिखने वाले हैं। क्रिकेटर 24 घंटे में 18 घंटे प्रैक्टिस करता है क्योंकि वो क्रिकेट खेलता है, और आप क्या है एक छात्र हैं, तो छात्र का काम क्या है ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना। तो पॉलीपोलाइड में ट्रिप्लॉइड हो गए, टेट्रापोलाइड हो गए और हेक्सापोलाइड हो गए। ट्रिप्लॉइड ज्यादातर जो है कैसे बनते हैं, टेट्रापोलाइड और डिप्लॉइड के क्रॉस करवा के बनते हैं, और ये जो है सीडलेस होते हैं। ट्रिप्लॉइड क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं, इनमें सीड नहीं पाया जाता। जब गुआवा की ट्रिप्लॉइड वैरायटी होगी तो सीडलेस होगी, वाटरमेलन की भी सीडलेस होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। कभी कभी एग्जामिनर कहता है आपसे, इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं लाइट मूड करने के लिए कि मूंगफली की जो है सीडलेस वैरायटी बताओ। तो मूंगफली में एडिबल पार्ट सीड है, उसकी सीडलेस वैरायटी हम क्या करेंगे। तो सीडलेस वहां पे जरूरी है जहाँ पे सीड प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके नींबू में प्रॉब्लम है, संतरे में है, वाटरमेलन में प्रॉब्लम है, तो वहां पे सीडलेस का उपयोग होता है। गुआवा में सीडलेस इसलिए जरूरी जिनके तीत कमजोर हैं उनको सीडलेस वैरायटी मिल गई। हालांकि जो आयरन कंटेंट गुआवा में पाया जाता है सबसे ज्यादा वो सीड में ही पाया जाता है। पील में जो है विटामिन सी, जो पेरिकार्प होती है उसमें विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो है इसको बोलते हैं एन्यूपोलाइड। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर क्या कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। एन्यूपोलाइडी में जो है एन्यूपोलाइडी कंडीशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म हैज ए क्रोमोसोम नंबर दैट इज नॉट एन एग्जैक्ट मल्टीप्लाई ऑफ अ सेट।
तो यहाँ पे हैप्लॉइड जो सेट है उसका एग्जैक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, कुछ कम या ज्यादा होगा। इससे बहुत सारे रोग्स आते हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और बहुत काम भी कर जाते हैं। मोनोसोमी, मोनोसोमी का मतलब 2n-1 होता है, इसको क्या बोलते हैं, मोनोसोमिक। 2n+1 क्या होता है, ट्राइसोमी। ऐसे ही नलीसोमी 2n-2 होता है और टेट्रासोमी 2n+2 होता है। तो इसीलिए कभी कभी एनुपोलाइड्स कल्टीवर पूछ लेते हैं। तो मोहिनी एक एनुपोलाइड कल्टीवर है, किसका, रोज का है। किस कलर का है, चॉकलेट ब्राउन कलर का है। यूएस ने इस पे पेटेंट करवा रखा है। तो आपसे पूछ लिया गया कि मैरीगोल्ड का जो है नलीसोमिक क्रोमोजोम नंबर बताओ, कौन से, मान लो फ्रेंच मैरीगोल्ड का नलीसोमिक पूछ लिया, फ्रेंच मैरीगोल्ड का नलीसोमिक क्रोमोजोम नंबर क्या है। तो फ्रेंच मैरीगोल्ड क्या है, 2n बराबर 2x बराबर 48। अफ्रीकन मैरीगोल्ड क्या है, 2n बराबर 2x बराबर 24, अफ्रीकन डिप्लॉइड है। अब पूछा फ्रेंच मैरीगोल्ड का नलीसोमिक बताओ, तो नलीसोमिक क्या हो गया, 2n बराबर 40 यानी 2n-2 इक्वल टू कितना आ गया, 48 में से 2 गया 46। अब वहां पे आपको देखना है कि एग्जामिनर बेसिक क्रोमोजोम नंबर पूछ रहा है, हैप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर पूछ रहा है, या नलीसोमिक क्रोमोजोम नंबर पूछ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर ये आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आप क्वेश्चन सही लगाएंगे। आप जल्दी में रहेंगे, आपसे पूछा गया बेसिक क्रोमोजोम नंबर ऑफ फ्रेंच मैरीगोल्ड, आपको याद है 48 होता है, आपने 48 लगाया, गलत हो गया, क्योंकि वो बेसिक पूछ रहा है, बेसिक तो 12 ही होता है। समझ में आया ना। तो ऐसे एग्जामिनर बेवकूफ आपको बना सकता है। नलीसोमिक क्रोमोजोम नंबर ऑफ डिप्लॉइड रोज, डिप्लॉइड रोज का जो है नलीसोमिक क्रोमोजोम नंबर क्या हो गया, 2n बराबर 14 है, तो उसमें से 2 घटा दोगे कितना बचेगा, 12 बचेगा। आप 14 लगा के चले गए, वहां पे आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बच के रहना है कि क्रोमोजोम नंबर आपको दे रहा है। रोज का क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, कमेंट करके जरूर आप बताएं, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा था। तो आप अब जल्दी नहीं करेंगे, डीडीए के अगले जो ये सीरीज चल रही है, अच्छी चल रही, खराब चल रही, इसका एक फीडबैक भी जरूर हमें दें कि इससे और क्वेश्चन आपको सीखने मिल रहे हैं, केवल यही क्वेश्चन सीखने को मिल रहे हैं, इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। अगर आप कहेंगे तो हफ्ते में एक लेक्चर जरूर हम इसका अपलोड करेंगे, और धीरे धीरे तो यही अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि कोर्स अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आपकी रात्रि शुभ हो, धन्यवाद।